हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 10 का फोर्थ चैप्टर आइए देखते हैं। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक्स, मतलब एन फ्रैंक के डायरी से। इसके ऑथर हैं एन फ्रैंक। एन फ्रैंक ही इसके ऑथर हैं। बिफोर यू रीड, एनलिस मैरी एन फ्रैंक was born 12 June 1929 and unfortunately left this earth February or March in 1945. Was a Jewish girl who wrote while in hiding in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. एनलिस मैरी एन फ्रैंक का पूरा नाम एनलिस मैरी फ्रैंक है। इनका जन्म 12 जून 1929 को हुआ था और इनकी मृत्यु फरवरी मार्च में 1945 में हुआ था। ये एक जर्मन थी, जर्मनी की रहने वाली थी। वह जेविश गर्ल, ये एक जेविश लड़की थी, यानी कि ज्यूस, एक ज्यूस लड़की थी, यानी कि यहूदी, जिन्होंने इस डायरी को लिखा वाइल इन हाइडिंग, ये जब छुपी हुई थी, विथ हर फैमिली, with her family and 4 friends in एम्स्टर्डम, यानी कि अपने परिवार और अपने 4 मित्रों के साथ है एम्स्टर्डम में छिपी हुई थी। नीदरलैंड में जब कब्जा हो गया था जर्मनी का वर्ल्ड वार सेकेंड में, मतलब वर्ल्ड वार सेकेंड में जब जर्मनी का कब्जा नीदरलैंड पर हो गया तो यहीं नीदरलैंड के ही एक शहर है एम्स्टर्डम, वहाँ पर ये अपने 4 दोस्तों और अपने परिवार के साथ छुपी हुई थी। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी, जब नाजी यानी कि जो हिटलर की पार्टी थी, हिटलर के लोग थे, उन्हें नाजी कहते हैं। नाजी जब पावर में आ गई, सत्ता में आ गई, तो वे लोग एम्स्टर्डम में चले गए। इन जर्मनी बट ट्रैप्ड व्हेन नाजीज ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू नीदरलैंड, कहने का मतलब ये जर्मनी में थी। जब जर्मनी में इनका ऑक्यूपेशन, जो इनका कब्जा है, वो जब फैलने लगा तो वो चले गए नीदरलैंड। और जब नीदरलैंड पर भी जब जर्मनी या जो नाजी लोग हैं वो कब्जा कर लिए, हमला बोल दिए, तो ये जाकर एम्स्टर्डम में छिप गए। एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द ज्यूस पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, जब ज्यूस यानी कि जो यहूदी लोग हैं, यहूदी लोगों के विरुद्ध जब उत्पीड़न जैसे ही प्रारंभ हुआ, मतलब बढ़ गया, इंक्रीज में बढ़ गया, नाजी लोगों का जो उत्पीड़न है वो यहूदियों के प्रति और बढ़ गया। तो द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हाइडिंग रूम्स इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। तब इनके जो परिवार हैं और जो इनके मित्र हैं, इनके पिता का जो ऑफिस का बिल्डिंग है, उसमें एक हाइडिंग रूम होता है, जैसे कुछ गुप्त रूम होते हैं, कमरे होते हैं, उसमें जाकर वे लोग 1942 में के जुलाई में जाकर छिप गए वहाँ पर। द ग्रुप वॉज बेट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एन डाइड ऑफ टाइफस इन बर्जिन बेल्सेन विदिन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गॉट फ्रैंक। वो जो ग्रुप यानी कि उनके परिवार, जो उनके दोस्त थे, ये लोग बेट्रेड यानी कि पकड़े गए और इनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम यानी कि जहाँ पर बंदियों को रखा जाता है कैंप में, वहाँ पर ले जाई गई, जहाँ पर एन फ्रैंक टाइफस, एक जो फीवर होता है, टाइफस फीवर से मर गई बर्लिन और बेल्सिन में। और कब मरी वो, उनकी जो
बहन थी, सिस्टर थी, मार्गरेट फ्रैंक। उनके मरने के कुछ ही दिनों के अंदर ये भी टाइफस फीवर से मर गई। हर फादर ओटो ओनली द सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वार एंडेड। केवल एक ही व्यक्ति जो कि जीवित थे पूरे ग्रुप में, वो थे ओटो फ्रैंक, उनके पिता, जो कि एम्स्टर्डम वापस आए युद्ध खत्म होने के बाद। यदि जब युद्ध समाप्त हो गया सेकेंड वर्ल्ड वार, तो सेकेंड वर्ल्ड वार को के ख़त्म होने के बाद, समाप्त होने के बाद वो फिर एम्स्टर्डम वापस आ गए। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, और वो उस डायरी को पाए एम्स्टर्डम में, जो कि सेव था अच्छे से। भाई कॉन्विंस दैट इट वाज यूनिक रिकॉर्ड, उन्हें ये लगा कि यह एक यूनिक, एक दुर्लभ रिकॉर्ड है, एक ऐसा जो दर्ज है। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। उन्होंने इस डायरी को डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से प्रकाशित करने का एक्शन लिया, यानी कि वो कार्य शुरू किए। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड chronicles the event of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1 August 1942। ये जो डायरी है एन फ्रैंक को दिया गया था इनके 13वें बर्थडे पर, जन्मदिन पर, और यह क्रॉनिकल यानी कि ऐतिहासिक इवेंट था। ऐतिहासिक जो क्षण है उनके जीवन का, कौन सा इनके जीवन का ऐतिहासिक क्षण कब से कब है, 12 जून 1942 से, और इसके फाइनल एंट्री जब तक इसका लास्ट एंट्री इसका 1 अगस्त 1944 तक है। नाइनटीन 1944 तक इसलिए है कि ये जो एन है जब डायरी पाई तब अपने जन्मदिन पर, उसके बाद से वो लिखना शुरू की, लेकिन 1945 में इनकी मृत्यु हो गई थी और अगस्त में वो पकड़ी गई थी, उनको नाजी लोग पकड़ लिए थे, इसलिए ये डायरी में जो 1 अगस्त 1944 तक ही एंट्री है। It was eventually translated from its original Dutch into many languages, और यह सौभाग्य से बहुत सारे भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया, और इसका जो मेन ओरिजिनल में जिस भाषा में वो लिखी थी वो डच भाषा थी, और ये बहुत सारे भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया इस डायरी का। एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स, और यह विश्व के सबसे अधिक पढ़े जाने वाले पुस्तकों में से एक बन गया। देयर हैव आल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविजन्स एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस, और जो ये डायरी है एंड इवन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी पर आधारित बहुत सारे ओपेरा यानी कि गीत नाटक यानी नाटक गाकर नाट्य दिखाया जाता है ये, और कुछ थिएट्रिकल प्रोडक्शन यानी कि रंगमंच पर जो दिखाए जाते हैं, टेलीविज़न पर, फिल्म इस पर बहुत सारे फिल्म, टेलीविज़न ये सब बने हुए हैं इस डायरी के बेस पर। डिस्क्राइब एज वर्क ऑफ ए मेच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, और ऐसा इसमें वर्णन किया गया जैसा कि कोई व्यावहारिक माइंड, जैसे व्यावहारिक व्यक्ति हो, और मेच्योर कोई व्यक्ति हो, उसका मेच्योर कार्य हो, ऐसा इसमें लिखा गया है। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, जो नाजी लोगों का ऑक्यूपेशन यानी कि कब्जा है,
अत्याचार हो रहा था। नाजी ऑक्यूपेशन के अंदर जो डेली लाइफ का जो एग्जामिनेशन है एक इस डायरी से मिलता है। एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउड एंड डिस्कस्ड ऑफ होलोकास्ट विक्टिम्स। जो एन फ्रैंक ये जो डायरी है यह होलोकास्ट विक्टिम्स यानी कि जो पीड़ित व्यक्ति होता है, पीड़ित का ये जो बयां किया गया है नाजी लोगों के ऊपर, जो सॉरी ये जो यहूदियों के ऊपर, ये जो ज्यूस के ऊपर अत्याचार इतना हुआ है, इतना उत्पीड़न इनका हुआ है, शोषण हुआ है, तो इसका जो वर्णन है और ये बहुत प्रसिद्ध होलोकॉस्ट में से एक बन गया। राइटिंग इन ए डायरी इज ए रियल स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। अब यहाँ से एन फ्रैंक कहती हैं कि जो राइटिंग एक डायरी में लिखना है वास्तव में मेरे जैसे किसी भी व्यक्ति के लिए एक विचित्र अनुभव हो सकता है, अजीब अनुभव हो सकता है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटेन एनीथिंग बिफोर, न केवल इसलिए कि मैं कभी भी कुछ लिखी नहीं थी, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनी वन इल्स विल बी interested in the musings of a 13-year-old school girl। बोलते कि न केवल इसलिए कि मुझे लगता है कि बाद में नाइदर आई, न तो मैं न तो कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति किसी 13 साल के लड़की के जो स्कूल गर्ल है उसके म्यूजिंग यानी उसके जो कार्य हैं, जो उसका जो एक तरह से हास्यास्पद चीज़ है उसमें कोई इंटरेस्ट लेगा। या ना तो मैं जैसे अभी तो मैं लिख रही हूँ, लेकिन बाद में यदि इस डायरी के मैं सोचूंगा नहीं पढ़ूँ तो फिर अजीब लगेगा, कोई भी व्यक्ति हो। ओह वेल इट डज नॉट मैटर। फिर इसके बाद बोलती हैं कि नहीं ये कोई मैटर नहीं करता है, ये बात कोई मैटर नहीं करता है। आई फील लाइक राइटिंग, मैं लिखना पसंद करती हूँ। एंड आई हैव, या मुझे महसूस हो रहा है कि नहीं मुझे लिखना चाहिए। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है मेरे सभी प्रकार की जो चीज़ें हैं अपने चेस्ट के पास यानी अपने हृदय के पास रखना। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। अब यहाँ पे बोलती हैं कि जो पेपर है यानी कागज़ है इसके पास बहुत लोगों की अपेक्षा, किसी दूसरे की अपेक्षा ज़्यादा इसके पास धैर्य है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस्ड। बोल रहे हैं कि मैंने इस कहावत को सोचा उन दिनों, ये कहावत ऐसा मतलब होता था कि पेपर के पास, कागज़ के पास बहुत सारे पेशेंस होते हैं। व्हेन आई वाज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं थोड़ा सा डिप्रेस होती थी, थोड़ा परेशान होती थी। वाज सिटिंग एट होम, और घर पर बैठी होती थी। इट विथ माई चिन इन माई हैंड्स, और जब मैं अपने हाथों को अपने ठुड्डी यानी चिन पर ऐसे रख कर घर में बैठती रहती थी। बोर्ड एंड लिस्टलेस, लिस्टलेस मतलब कि कुछ कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, कोई एनर्जी नहीं है, बोर हो रहे हैं। वंडरिंग वेयर टू स्टे इन और गो आउट, और इधर उधर बाहर और अंदर बाहर घर में कर रहे हैं। आई फाइनली स्टेड वेदर आई वाज ब्रूडिंग, यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस। आई फाइनली स्टेड, अंत में मैं खड़ी हो गई जहाँ पर मैं थी। ब्रूडिंग मतलब सोचते हुए, यस हाँ पेपर के पास बहुत सारा पेशेंस होता है। And since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook greatly referred to as a diary unless I should ever find a real mind, it probably would not make a bit of difference। एंड फ्रैंक कहती हैं कि नहीं, तब मैं ऐसा मतलब प्लान नहीं की थी कोई मेरे डायरी को पढ़े या रेफ़र करे। तो आई एज ए डायरी, एक डायरी के रूप में, अनलेस आई शुड इवर फाइंड ए रियल फ्रेंड। और मैं डायरी कब तक लिखूँगी कि
जब तक मैं कोई सच्चा अपना मित्र नहीं पाती हूँ। इट प्रोबेबली वुड नॉट मेक इट बिट ऑफ डिफरेंट, और यह संभवतः कोई अलग कार्य नहीं होगा डायरी लिखना। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट एंड दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। आई डोंट हैव ए फ्रेंड। अब मैं पॉइंट पर आती हूँ और प्रॉम्प्टेड, मैं उस पॉइंट पर आती हूँ जिसने मुझे एक डायरी, मतलब पहले स्थान पर एक डायरी को रखने को प्रेरित किया। एक डायरी रखने के लिए जिस कार्य ने या जिस सोच ने मुझे प्रेरित किया वह यह है कि आई डू नॉट हैव ए फ्रेंड, मेरे पास एक मित्र नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, and I am not. एन फ्रैंक कहते हैं कि लेट मी पुट मोर क्लियरली, मुझे अब एकदम साफ कर देना चाहिए, या मैं एकदम साफ कर देती हूँ या बात स्पष्ट कर देती हूँ कि नो वन विल बिलीव, कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की जो लड़की है वो इस दुनिया में पूरी तरह से अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं नहीं हूँ, मैं हूँ भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड ए 16-year-old सिस्टर एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। बोल रहे हैं कि इस दुनिया में कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक दुनिया में जो छोटी सी लड़की है 13 वर्ष की है और ये दुनिया में पूरी तरह से अकेली है, कोई विश्वास नहीं करेगा। और सही भी बात है कि मैं हूँ भी नहीं। तो मेरे पास एक प्यार करने वाले माता पिता हैं और 16 साल की एक मेरी बहन है और लगभग 30 लोग हैं जिन्हें मैं मित्र कह सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, मेरे पास एक परिवार है। लविंग आंट एंड ए गुड होम, और मेरे पास एक परिवार है, मेरे पास लविंग यानी प्यार करने वाली चाची है, आंटी है, और एक अच्छा सा घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, और धरातल पर या सतह पर मुझे लग रहा है कि मेरे पास सब कुछ है। एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड्स, एक्सेप्ट मतलब सिवाय मेरे सच्चे मित्र के, मतलब मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरे पास एक सच्चा जो मित्र है उसके सिवाय मेरे पास सब कुछ है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ माई फ्रेंड्स इज हैविंग ए गुड टाइम, मैं सोचती हूँ उसके बारे में कि जब मैं अपने मित्रों के साथ रहती हूँ, अपने दोस्तों के साथ रहती हूँ तो एक अच्छा समय होता है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, मतलब मैं ये नहीं बता सकती हूँ कोई भी चीज़ या किसी भी चीज़ के बारे में नहीं बता सकती हूँ, किंतु जो सामान्य चीज़ें हैं रोज़ की चीज़ें वो मैं बता सकती हूँ। आई डू नॉट सीम टू हैव एबल टू गेट माई एनी क्लोजर, मुझे ये नहीं लगता है कि कोई मेरा ज़्यादा क्लोजर है, कोई ज़्यादा मेरे नज़दीक है। दैट्स प्रॉब्लम, और यही समस्या है, यही प्रॉब्लम है मेरा कि मतलब मैं किसी से अपनी बातें शेयर अच्छे से नहीं कर सकती जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है। मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है यह मेरी गलती है। दैट वी डोंट कॉन्फाइंड ईच अदर, मतलब हो सकता है यह मेरी ही गलती हो कि मैं किसी पर विश्वास नहीं करती हूँ। इन एनी केस दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर, किसी भी कारण यह वही है जो कि बात है, जो चीज़ें हैं यही हैं, सब मिलाकर यही बात है। दैट एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज, और दुर्भाग्य से चेंज होने वाला नहीं है, यानी कि जो मेरी सोच है ये चेंज होने वाला नहीं है। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, यही कारण है कि मैं एक डायरी लिखना शुरू करने जा रही हूँ या स्टार्ट कर रही हूँ या स्टार्ट कर चुकी हूँ, कि मैं कोई भी जो सामान्य दिन रोज़मर्रा की चीज़ें हैं मैं बता सकती हूँ, लेकिन जो ज़्यादा मेरे दिल के करीब है मैं किसी से वो बता नहीं सकती हूँ।
तो हो सकता है ये मेरी गलती है कि मैं किसी पर विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन जो भी है वो यही है, इसीलिए मैं एक डायरी लिखना स्टार्ट करती हूँ। To enhance the images of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty. मतलब ये इस लॉन्ग वेटेड यानी कि बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा जिसकी हो, ऐसे फ्रेंड जो मेरे कल्पना यानी कि इमेजिनेशन में जो ऐसा मेरा फ्रेंड है, उसको इन्हेंस यानी कि उसके विषय में बताने के लिए और बढ़ाने के लिए मैं नहीं चाहती हूँ लिखना। जैसे सामान्य लोग डायरी में लिखते हैं वैसे मैं इसको नहीं लिखना चाहती हूँ, किंतु मैं इस डायरी को चाहती हूँ अपने दोस्त के रूप में इस डायरी को चाहती हूँ कि यह मेरा जिससे मेरा दोस्त हो उस तरीके से। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड नेम किटी। मैं इस फ्रेंड को जो मेरा दोस्त है डायरी, इसका नाम किटी कहने जा रहे हैं। मतलब इस डायरी जो मेरा डायरी है, जो मेरा फ्रेंड है, इसका नाम मैं किटी, बस मैं इसे किटी नाम से पुकारूंगी। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right it in. I had better provide a brief sketch of my life now, much as I dislike doing so. Since no one मतलब तब कोई भी नहीं समझ सकता है मेरे इस कहानी का जो किटी से मैं बताऊंगी, एक भी शब्द नहीं समझ पाएगा यदि आई वर प्लंग इट राइट नाउ, जो सही मैं यदि इसमें लिखूं तो कोई समझ नहीं पाएगा। आई हैड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, मैं थोड़ा सा अपने जीवन का जो संक्षिप्त थोड़ा सा विवरण है, इस ब्रीफ स्केच है, थोड़ा सा इसमें बताऊं। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, और ज़्यादा मैं ऐसा करना डिसलाइक करती नहीं, पसंद करती हूँ, नापसंद करती हूँ। तो अब यहाँ से एक कहानी अपनी शुरू कर रही हैं। एन फ्रैंक यहाँ से अपनी कहानी शुरू कर रही हैं। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। बोल रहे हैं कि जो मेरे पिता हैं बहुत एडोरेबल यानी बहुत समर्पित पिता हैं जैसा कि मैंने देखा है। डिड नॉट मैरी माई मदर अनटिल ही वाज 36 एंड सी वाज 25। मेरे पिता तब तक शादी मेरी माँ से नहीं की जब तक कि वो 36 साल यानी 36 के नहीं हो गए, और जो मेरी माँ है वो 25 यानी 25 की नहीं हो गई। कहने का मतलब है जब इनके पिता की शादी हुई तब इनके पिता 36 और जो इनकी माँ है ये 25 ईयर की थी। सिस्टर मार्गॉट वाज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, और जो मेरी बहन है मार्गॉट वह जर्मनी में 1926 में फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई थी। आई वाज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और मैं 12 जून 1929 को पैदा हुई थी। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट एंटिल आई वाज 4। जब मैं 4 साल की थी तो मैं फ्रैंकफर्ट में ही थी। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, और मेरे पिता जो हैं वो 1933 में हॉलैंड चले गए थे। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, और जो मेरी माँ थी एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वो पिताजी के साथ हॉलैंड सितंबर में चली गई थी। वाइल मार्गॉट एंड आई वर सेंट टू एचएन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर, और जबकि मैं और मेरी जो बड़ी बहन है मार्गॉट वो हमारे दादी के पास दादी के साथ रहने के लिए एचएन में हम लोग चले गए। मार्गॉट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गॉट हॉलैंड दिसंबर में चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं फरवरी में वहाँ पर गई। मतलब मार्गॉट
दिसंबर में गई थी, उसके बाद मैं फरवरी में चली गई थी। व्हेन आई वाज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गॉट, और मैं ऐसे ही टेबल पर रख दी गई मार्गॉट के बर्थडे के रूप में, प्रेजेंट के रूप में। जैसे कोई व्यक्ति होता है, अभी कोई नहीं आया है, उसको पता नहीं कि नहीं वो आने वाला है, कोई व्यक्ति है, तो उसके बर्थडे पर, अभी मार्गॉट है, उसको पता नहीं कि एन फ्रैंक आने वाली है, जिस दिन उसका बर्थडे है तभी केक काटने के पहले जैसे कोई उसको ला कर रख दे, बोले ऐसा किया, ये कैसे आ गया यहाँ पर, तो एक तरह से उसको बर्थडे प्रेजेंट मिल गया, उसकी बहन बहन आ गई। आई स्टार्टेड अवे राइट अवे एट मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, मैं मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में दाखिला ली। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, मैं जब 6 साल, आई वाज 6, आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, और मैं वहाँ पर 6 तक रुकी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और जब मैं 6 साल की थी, तो और वहाँ पर पहली कक्षा में से मैं शुरू की। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वाज मिसेस कुपरस द हेड मिस्ट्रेस, जो 6th फॉर्म था यानी कि कक्षा 6 था, क्लास 6 में जो मेरी हेड टीचर थी, मतलब क्लास टीचर थी, हेड टीचर थी, वो मिसेस कुपरस थी, जो कि हेड मिस्ट्रेस भी थी, वो प्रधानाचार्य भी थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर both in tear as we said a हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, और साल के अंत में यानी कि वर्ष के अंत में हम लोग एक हृदय विदारक विदाई लिए, और हम दोनों की आंखों में आंसू थे, यानी जो कि मिसेस कुपरस थी, और मेरे आंखों में क्या है, फेयरवेल यानी हार्ट ब्रेकिंग यानी कि एकदम हृदय विदारक पल था, और दोनों के आंखों में आंसू थे। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। 1941 के गर्मियों में ग्रैंड माँ जो दादी है वो बीमार पड़ गई और उनका ऑपरेशन करना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ड विथ लिटिल सेलिब्रेशन, इसीलिए जो मेरा बर्थडे था, जन्मदिन था, वो लिटिल सेलिब्रेशन, ज़्यादा बहुत बड़ा सेलिब्रेशन नहीं था। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, ग्रैंड माँ जनवरी 1942 में उनका निधन हो गया। नो वन नोज हाउ ऑफ्टन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, कोई भी नहीं जानता है कि मैं उनको कितना चाहती हूँ और उनसे कितना प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest, और जो 1942 में मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन था, वह दूसरा जो बर्थडे सेलिब्रेशन है उसको मेकअप करने के लिए, क्योंकि वो अच्छे से तो नहीं मनाया गया था, क्योंकि दादी माँ बीमार थी, तो उसको मेकअप करने के लिए थोड़ा सा और अच्छे से मनाया गया। और जो ग्रैंड माँ दादी का जो कैंडल है वो रेस्ट मतलब उसी के साथ जो बाकी कैंडल है उसके साथ दादी के का एक भी कैंडल जलाया गया, एक दादी के नाम से भी कैंडल वहाँ पर जलाया गया। The four of us are still doing well and are brings me into the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary, यानी कि हम चारों लोग कौन, माता पिता यानी कि मम्मी पापा और मेरी बहन और मैं, 4 लोग अच्छे से रह रहे थे। और अब बोल रहे हैं कि प्रेजेंट डेट यानी कि जिस दिन वो लिख रहे हैं ये बातें बता रहे हैं, तो 20 जून और 1942 प्रेजेंट डेट है, और ये सोलेन डेडिकेशन ऑफ माय डायरी यानी कि मेरे डायरी के प्रति ये मेरा समर्पण है।
अब यहाँ पर डायरी पर ये अपनी बातें लिख रही हैं यहाँ पर। डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। यहाँ पर बोल रहे हैं कि डियरेस्ट किटी मतलब प्यारी किटी, जो पूरा क्लास है वो काँप रहा है। क्वैकिंग इन इट्स बूट मतलब अपने जूते के अंदर ही, जैसे किसी का पैर पैर हिलता है, डर से काँपता है, तो काँप रहा है। द रीजन ऑफ कोर्स इज forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back। और सभी क्लास, पूरा क्लास क्यों काँप रहा है? क्योंकि कारण है कि वास्तव में कारण यह है कि जो आने वाला जो मीटिंग है टीचरों का, जिसमें टीचर्स डिसाइड करेंगे कौन अगली कक्षा में जाएगा और कौन पीछे ही रहेगा, कौन इसी में रहेगा और कौन अगली कक्षा में जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधा क्लास जो है वो तो क्या है, बेट ही लगा रहा है, शर्तें लगा रहा है। GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, C and Jax। GN जो मेरी फ्रेंड है और मैं हंस रहे हूँ, स्वयं हम लोग हंस रहे हैं दो बच्चों पर जो कि हमारे पीछे हैं। उनका नाम है CN और जैक्स। हु हैव स्टैक्ड देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेड, जिन्होंने अपने शर्तों पर पूरा अपने जो हॉलीडे यानी छुट्टियों का सेविंग है, छुट्टियों में जो भी पैसे वैसे बचाए हैं पूरा वो दाव पर लगा देते हैं, पूरा शर्त में लगा देते हैं। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट इज यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट। सुबह से पूरा रात तक यही चल रहा है, क्या है, यही है। यू आर गोइंग टू पास, तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं नहीं हूँगा, हाँ तुम हो जाओगे, नहीं मैं नहीं हूँ। इवन GS प्लीडिंग ग्लैंस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। यहाँ तक कि जो GS की प्लीडिंग ग्लैंस है, GS प्लीडिंग ग्लैंस जो कि वो खुशी है, और माई एंग्री आउटबर्स्ट जो मेरी क्रोध है वो निकल गई, आउटबर्स्ट हो गई। कैन नॉट काम देम डाउन मतलब जो GS की प्लीडिंग ग्लैंस है, जो उसकी नज़र है, और जो मेरी गुस्सा है वो फूट गया है, फिर भी उनको शांत हम लोग नहीं करा सके हैं। इफ़ यू आस्क मी, यदि आप मुझसे पूछो, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ क्लास शुड बी केप्ट बैक। यदि आप मुझसे पूछो तो सो मैनी डमीज, बहुत सारे जो डमी है यानी कि फालतू हैं, लगभग एक क्वार्टर ऑफ द क्लास मतलब आधे से ज़्यादा लोगों को फील ही कर देना चाहिए, यानी कि उनको पीछे ही रखना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रैक्टिकेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ, यानी कि किंतु जो टीचर होते हैं वो बहुत अनप्रैक्टिकेबल होते हैं, यानी कुछ कहा नहीं जा सकता है। पृथ्वी पर बहुत अजीब जीव होते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, मैं अपने जो मेरी दोस्त है और स्वयं के विषय में चिंतित नहीं हूँ। आई विल मेक इट, हम लोग पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ, केवल एक सब्जेक्ट है जिसके विषय में श्योर नहीं हूँ, वह मैथ है। एनी वे ऑल वी कैन डू इज वेट, एनी वे मतलब फ़िलहाल हम लोग कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं हम लोग वेट कर सकते हैं। अनटिल देन वी केप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लॉस हर्ट, और तब हम एक दूसरे से यही कहते हैं कि दिल छोटा मत करो, मतलब हार्ट नॉट टू लॉस हार्ट, यानी दिल छोटा मत करो। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स, मैं अपने सभी टीचरों से बहुत अच्छे से रहती हूँ, सभी से प्यार से रहती हूँ। देयर आर 9 ऑफ देम, वे 9 टीचर हैं, 7 मैन एंड 2 वोमैन। 9 टीचरों में से
7 जो हैं वो मेल हैं और 2 जो 2 टीचर हैं वो फीमेल हैं। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फॉगी who teaches math was envious with me for ages because I talked so much। जो मिस्टर किसिंग है जो कि बहुत अजीब यानी कि फॉगी हैं, जो हमें मैथ पढ़ाते हैं और वो हमसे चिढ़ते हैं। बहुत पहले से वो मुझसे चिढ़ते हैं क्योंकि मैं बहुत बातें करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। बहुत वार्निंग देने के बाद, बहुत सारी चेतावनी देने के बाद उन्होंने मुझे होमवर्क असाइन किया, यानी होमवर्क, एक्स्ट्रा होमवर्क, यानी कि जो होमवर्क मिलता है उससे उसको हटकर मुझे अकेले से एक्स्ट्रा होमवर्क मिला। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स, मतलब ऐसे यानी कि जो निबंध मिला ए ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, मतलब एक विषय पर निबंध लिखना है और वो विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ए चैटर बॉक्स, यानी एक बातूनी। ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। ये चैटर विषय बॉक्स के विषय में आप क्या लिख सकते हैं। आई हैड वरी अबाउट दैट लेटर आई डिसाइडेड। मैं बहुत चिंतित थी उसके उसके लिए मैं बहुत चिंतित थी। आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट। और मैंने जो टाइटल है नोटबुक पर लिख लिया और उसको अपने बैग में ठूस लिया और उसके बाद शांत रहने की प्रयास की। मतलब वो मैं ज़्यादा चिल्लाती थी तो इसीलिए मिस्टर किसिंग जो है वो मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिए थे। होमवर्क क्या था, एक निबंध लिखना था और चैटर बॉक्स पर, यानी कि जो ज़्यादा बातें करते हैं उसके लिए। तो इस पर कोई क्या लिख सकता है, बट फिर भी मैं वो टाइटल लिखकर अपने बैग में, नोटबुक में लिखकर बैग में रख ले और उसके बाद अच्छे से बैठ गई शांत से। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द एसे caught माई आई। उस शाम जब मैं पूरा होमवर्क अपना फिनिश कर ली तो उसके बाद मैं ध्यान दी उस एसे के विषय में, मेरी निगाहें उस एसे पर पड़ा। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ फाउंटेन पेन। और मैं सोचना प्रारंभ की उस सब्जेक्ट के विषय में क्या लिख सकती हूँ। और जबकि मैं अपने जो कैप है, पेन है फाउंटेन पेन, उसका जो टिप है उस ऊपर का जो कैप होता है उसको चबा भी रही थी और सोच रही थी कि क्या लिखूं। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, बट ट्रिक वाज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्गूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। कोई भी लिख सकता था और बहुत बड़ा बड़ा जगह शब्दों के विषय में बीच में छोड़ सकता था, किंतु जो ट्रिक, यानी कि जो एक ट्रिक होना चाहिए अपने आर्गूमेंट को कॉन्विंस करने के लिए कि नहीं जो मैं लिख रही हूँ वो सही लिख रही हूँ, और जो बात करने की आवश्यकता होती है उसको मुझे प्रूफ करना था। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। मैंने सोचा, फिर सोचा, बार बार सोचा, अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। आई रोट 3 पेजेज मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी एंड वाज सेटिस्फाइड। मैं 3 पेज इस सब्जेक्ट पर लिखी और जिसको मिस्टर किसिंग ने मुझे दिया था और वो सेटिस्फाइड भी हो गए। आई आर्गूड दैट टॉकिंग इज स्टूडेंट्स ट्रेट। और मैंने एक तर्क दिया कि जो बात करना होता है एक स्टूडेंट की का ट्रेट होता है, उसका व्यवहार होता है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। और मैं इसको कंट्रोल में ही रखने का पूरी कोशिश करूँगी। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ of habit since my mother talked as much as I did, if not more, that there is not much you can do about inherited traits। किंतु मैं कभी भी टू क्योर, यानी इसको स्वयं से इसको सही करने का, जो ये मेरी आदत थी बात करने का, तो
इसको ठीक करने में सफल या समर्थ कभी भी नहीं रहूँगी। एंड माई मदर टॉक टू एज मच, जैसे जैसे कि मेरी माँ भी बहुत बातें करती थी, ऐसे मैं भी करती थी, इफ़ नॉट मोर। एंड डिड एंड देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, और ऐसा कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं जो कि आपका इनहेरिटेड यानी कि आनुवांशिक जो व्यवहार होता है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो बस उनकी माँ ही जो विरासत में मिला, जो उनकी माँ ही बात करें तो ये क्यों ना बात करें। मिस्टर किसिंग हैड एन आइडिया एन गुड ए गुड लाफ एट माई arguments, but when I proceed to talk my way through the next lesson, he assigned me as a second essay. मिस्टर किसिंग ए गुड लाफ, मेरे मेरे तथ्य पर, मेरे तर्कों पर वे हंसे, किंतु जब मैं इसी तरीके से और हंसती रही तो नेक्स्ट लेसन में उन्होंने मुझे एक दूसरा ऐसे असाइन कर दिया, दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनरिकॉग्निबल चैटर बॉक्स, और इस बार मुझे ये मिला था कि एन इनरिकॉग्निबल चैटर बॉक्स, यानी कि एक इनरिकॉग्निबल मीन्स यहाँ होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड बैड क्वालिटीज, मतलब कोई ऐसा चीज़ कि जो बैड क्वालिटीज है, जो बुरे गुण है वो बदले नहीं जा सकते हैं या तो फिर करेक्ट ठीक नहीं किए जा सकते हैं। कहने का मतलब है एन इनकरेक्टरिजिबल चैटर बॉक्स, यानी कि एक ऐसा चैटर बॉक्स जिसको चुप नहीं किया जा सकता है। आई हैंडेड इट इन, और मैंने इसको हैंड कर लिया, ले लिया। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट टू होल लेसन, और मिस्टर जो किसिंग थे, जो पूरा 2 लेसन था उसके विषय में कोई कंप्लेन नहीं किए। हाउ एवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन आई हैड फाइनली हैड इनफ एंड फ्रैंक एज ए पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन द क्लास राइट एन essay entitled क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। इस बार मुझे इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स के ऊपर दिए, और उसके बाद मिस्टर किसिंग दो लेसन तक मुझे कुछ नहीं बोले। फिर उसके बाद क्या हुआ, एंड फाइनल में वे जब काफ़ी हो गया, मतलब हाउ एवर यद्यपि ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, 2 लेसन तक तो कुछ नहीं बोले, लेकिन तीसरे लेसन में उन्होंने फाइनली हैड इनफ, वो बोले कि अब ज़्यादा हो गया है। एंड फ्रेंड एज ए पनिशमेंट ऑफ फॉर टॉकिंग इन द क्लास, यानी कि एंड फ्रेंड जो क्लास में बातें करती थी, इसके पनिशमेंट के रूप में एक ऐसे लिखो, और कौन, क्वैक क्वैक क्वैक, मतलब मिस्ट्रेस मतलब श्रीमती चैटरबॉक्स, मतलब श्रीमती जो मतलब मिसेस चैटरबॉक्स ने कहा क्वैक क्वैक क्वैक, ऐसा टाइटल था। द क्लास रोड, जो क्लास है पूरा चिल्लाने लगा, मतलब कोई ऐसा भी बात हो गया, जैसे अब दो बार तो ऐसे दे दिए थे और तीसरी बार बोले कि नहीं मिसेस चैटरबॉक्स क्वैक क्वैक क्वैक, मतलब कोई मिसेस चैटरबॉक्स हैं जो ज़्यादा बातें करती हैं, वो क्वैक 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 करती हैं, मतलब ज़्यादा चिल्लाती हैं, तो इनके ऊपर लिखना है। तो सभी बच्चे हंसने लगे। आई हैड टू लाफ टू, मैं भी हंसी, मुझे भी हंसना पड़ा भाई, सभी बच्चे हंस रहे थे। दो आई हैड नियरली exhausted my ingenuity on the topic of chatterbox, और मैं लगभग जो मेरी इंजेन्युसिटी है, जो मेरी क्षमता थी इस टॉपिक पर चैटर बॉक्स पर लिखने की, वो ख़त्म हो गई थी। सही बात है, अब एक ही सब्जेक्ट पर कोई क्या क्या लिखेगा। एक बार लिखी चैटर बॉक्स पर, फिर 2 बार, अब तीसरी बार क्या लिखेगी, और वही चीज़ तो नहीं लिख सकती थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, अब यह समय था कुछ और दूसरा करने का, समथिंग ओरिजिनल, कुछ नया ओरिजिनल करने का। माई फ्रेंड सैन who is good at poetry offered to help me write the essay from beginning to end in verse, जो मेरी एक फ्रेंड थी सैन, वह
पोइट्री यानी कि कविता में बहुत अच्छी थी और उसने लिखने में मेरी मदद करने का ऑफ़र दिया। ये बोले कि नहीं, मैं इस जो आपका ऐसे है इसको लिख दूँगी शुरू से अंत तक इन वर्स, यानी कि कविता में इसको लिखूँगी, पोइट्री में ही इसको मैं लिखूँगी। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुश हो गई। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी विथ दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट। जो मिस्टर किसिंग है वो इस रिडिकुलस यानी कि इस अजीब सब्जेक्ट के साथ मेरे ऊपर मजाक करने का प्रयास कर रहे थे कि यानी कि जैसे कि मैं मिस्टर मिसेस चैटरबॉक्स हूँ और क्वैक क्वैक करती हूँ और मेरे ही ऊपर वो मुझे ये दिए थे, सब्जेक्ट दिए थे, ऐसे दिए थे लिखने के लिए, बट वो मतलब जोक जोक कर रहे थे मेरे ऊपर। बट आई हैड मेड आई डिड मेक बट आई डिड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, और मैं उनके ऊपर जोक बना दी। मैं श्योर थी द जोक ऑफ वाज ऑन हिम, उनके ऊपर ही जोक था। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैं अपना जो पोएम है जो ऐसे है उसको पूरा की। एंड इट वाज ब्यूटीफुल, और ये बहुत सुंदर था, ये बहुत सुंदर था। इट वाज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much। और जो मैं वो कविता पूरा कर ली थी, जो पूरा जो एक तरह से कहानी है वो कविता के रूप में है, और मैं वो सुंदर तरीके से लिख दी और ये बहुत अच्छी थी। और यह कहानी था, एक मदर डक थी और फादर स्वान था और उसके 3 बच्चे थे डकलिंग्स, जो कि अपने पिता द्वारा काट कर मारे गए थे, मतलब उसके जो पिता हैं उन लोगों को काट कर मार दिए हैं। बिकॉज यानी क्योंकि क्वैक टू मच, वे बहुत क्वैक क्वैक करते थे। कौन? वो जो 3 डकलिंग थे। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट नाउ, सौभाग्यवश मिस्टर किसिंग इस जोक को सही मायने में लिए। ही रीड द पोएम टू द क्लास, और उन्होंने यह जो पोएम है पूरे क्लास में पढ़ा। एडिंग हिज वन कमेंट्स, और अपना कमेंट्स भी उसमें दिए। एंड सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, यानी कि क्लास में वो उन्होंने पोएम सुनाए और अपना कमेंट्स भी उसमें दिए, और कुछ और दूसरे भी क्लासों में ये सुनाए। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और तभी से मुझे अलाउ किया गया कि नहीं, हाँ तुम बातें करो, मतलब मैं बातें करने के लिए अलाउ की गई उसी समय से। एंड आई हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन नहीं किया गया तब से। ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज, और उसके विपरीत, ऑन द कंट्रेरी मतलब इसके विपरीत, मिस्टर जो किसिंग हैं वो हमेशा इन दोनों वक्त जोक करते हैं। योर्स मतलब आपकी, एन फ्रैंक, यहाँ पर एक समाप्त हो जाता है। ये एन फ्रैंक की डायरी से लिया गया, तो एन कोई भी डायरी लिखता है तो उसके नीचे अपना योर्स यानी कि आपकी एन, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ एन यंग गर्ल, यानी द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल से लिया गया है। विथ स्लाइट एडप्शन, उसी का थोड़ा सा ये अंश है।